हेलो, नमस्ते, नमस्कार सभी को। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सिखवाल के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को विदित है ऑलरेडी कि हमारी ये क्लासेस जो हैं इस समय किस सब्जेक्ट के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए करवाई जा रही हैं। तो बीएसटीसी जो है वो मेन टारगेट है। बीएसटीसी का राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है उसके लिए हमारी ये क्लासेस संचालित की जा रही है। और हमने प्रीवियसली कुछ क्लासेस जो है ऑलरेडी ले रखी हैं, तो जो भी विद्यार्थी आज पहली बार आए हैं वो एक बार ज़रूर जाके देख लें प्रीवियस क्लासेस को, ताकि जो प्रीवियसली हमने सॉल्व किया है मैटर एटलीस्ट आपके माइंड में वो भी रहे क्लियरिटी कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए लाए जा रहे हैं यहाँ पर, बिना मतलब के बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं लेके आ रहे। इन्हीं में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनने होंगे। और लास्ट में अपनी 28 और 29 को सुबह के टाइम जो है वो मैराथन रहेगी, तो सुबह अपने मैराथन चलेगी, उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। तो वो 2 दिन अपन मैराथन देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो है वो 90% आप रेडी रहेंगे फिर राजस्थान जीके के लिए। और 4-5% कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और पोर्शन के अंदर अचीव कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, राम राम, और सभी का बहुत बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर। हेलो, चलिए मतलब देख लिया इधर क्वेश्चन, और ये मनोज जी ने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया। राधे राधे। चलिए, राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म नीति जारी की गई है। तो जो नई टूरिज्म नीति है, इको टूरिज्म नीति बेसिकली होती क्या है? तो इको टूरिज्म नीति ये होती है कि आप जो है पर्यावरण के साथ साथ किसको प्रमोट करोगे? पर्यावरण के साथ साथ जो है पर्यावरण संरक्षण प्लस टूरिज्म, इसको प्रमोट करोगे। तो ये आपकी इको टूरिज्म नीति है। कब जारी की गई थी? तो जारी करने की बात है तो आप याद रखना 15 जुलाई 2021 को जारी की गई थी। ठीक है, वन रिपोर्ट पढ़ के जानी है आपको कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, आरक्षित वन कितने हैं, संरक्षित वन कितने हैं, रक्षित वन कितने हैं, ये सब पढ़ के जाना है। और कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए, तो आप थोड़ा सा ये पढ़ के जाना जो वन रिपोर्ट आपकी है। ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट पढ़नी है। कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी वन रिपोर्ट पढ़नी है, नहीं आ गई क्या? तो याद रखना 17वीं वन रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है, देख लेना उसको। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट आपके दे नहीं रखा है। बाकी यूँ समझ लो आपकी 4-5 क्वेश्चन के पीछे आप बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते कि 4-5 क्वेश्चन के लिए हम पूरा पिछले 6 महीने का, या वैसे करंट अफेयर का जो है वो पूरा 365 डेज का रूटीन होता है कि वहाँ से पूछा जा सकता है। लेकिन आप मत देख के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर का छोड़ दो, उसको बिल्कुल नहीं देखना अपने को। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। कडाना बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कडाना बांध के बारे में पूछ रहा है कि किस नदी पर बनाया गया है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। साबरमती, माही, कावेरी या कृष्णा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस नदी पर बनाया हुआ है। तो आपको पता है कि मेहंद झील एमपी से आपकी माही नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? माही नदी निकलती है। पहले तो इसका क्षेत्र जो है वो राजस्थान रहता है, राजस्थान वाले भाग में रहती है। फिर उसके बाद नीचे जाती है कौन से भाग में? गुजरात वाले भाग में। तो गुजरात राज्य के अंदर जब जाती है तो गुजरात के अंदर जो है ये कौन सा बांध बना हुआ है? यहाँ पर ये बना हुआ है कडाना बांध। ठीक है, तो ये कडाना डैम है। तो याद रख लेना गुजरात में बना हुआ है, लेकिन कौन सी नदी पर है? तो नदी पूछी जा रही है तो फिर हो जाएगा आपके माही नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी ने बी आंसर दे दिया है। हाँ, क्लास को भी फटाफट शेयर कर दो अब अपने। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे एवं उसी के नाम पर शासन किया करते थे? तो मेवाड़ के महाराणा जो है किसके नाम पर शासन किया करते थे, या यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ के महाराणा अपना दीवान मतलब अपने आप को किसका दीवान बताते थे? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ के अंदर आप जब बापा रावल को पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि बापा रावल ने एक मंदिर बनवाया है। किसका मंदिर बनवाया है? तो बापा रावल ने कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी का मंदिर बनवाया है।
और ये एकलिंग जी का मंदिर जो है, इसमें ये जो एकलिंग जी की प्रतिमा है ये चौमुखी प्रतिमा है, काले रंग की है, चौमुखी प्रतिमा है, जिसके चारों तरफ मुंह होते हैं, वो वाली प्रतिमा है। और याद रखना कि एकलिंग जी को उन्होंने क्या बताया है, वास्तविक शासक बनाया है, कि ये मेवाड़ के वास्तविक शासक हैं और हम उनके क्या हैं, यानी कि ये जो बापा रावल और बाकी आगे जो इनकी वंशावली चली है वो कौन है, एकलिंग जी के दीवान है। इसी तरीके से आप क्लियर वर्ड्स के अंदर नहीं कहा गया है, लेकिन बीकानेर रियासत जब पढ़ते हो तो बीकानेर के अंदर भी लक्ष्मी नारायण जी को क्या माना गया है, उनको शासक माना गया है, और बीकानेर शासक लक्ष्मी नारायण जी के दीवान थे। अमू राजा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल सबने सही बताया है, एकलिंग जी। तो ये याद रखना बापा रावल। और बापा रावल से संबंधित एक और चीज याद रखना कि इन्होंने सबसे पहले जो है वो सिक्के चलाए थे, सोने का या स्वर्ण का जो सिक्का है वो इन्होंने चलाया था, 115 ग्रेन का सिक्का था ये, ठीक है। तो इसका वजन और याद रखना 115 ग्रेन का, क्या पता पूछ ही ले। अगला क्वेश्चन देखो, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, भरतपुर, करौली, झालरापाटन या फिर अजमेर। तो गोमती सागर का पहले तो ये देखना कि गोमती सागर जो है ये मेला पशु मेला है और वैशाख माह में लगता है। कौन से, वैशाख माह के अंदर आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है, तो झालावाड़ में आपके आयोजित होता है, और झालावाड़ की कैपिटल झालरापाटन में, ठीक है। तो ये याद रखना कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस जो है वो अभी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस सिखवाल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर चल रही हैं। ऐप में आप देख सकते हो क्लासेस, तो वहां पर आपकी लाइव क्लासेस ही चल रही हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक्चुअली आपको जब डेट पूछे तो या तो आपको 18 या फिर 21 जून 1576 मिलेगा, ठीक है। 18 या 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। अब 18 जो है वो आरबीएससी की बुक्स के अंदर दे रखा है, फिर आरपीएससी के जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऐसी कुछ बुक है उनके अंदर 21 दे दिया। तो आपको दोनों ही डेट याद रखनी है, तो एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाए आप वैसा जवाब देना। एडमिट कार्ड जो है वो आपका नोटिफिकेशन आ ही गया है ऑलरेडी, आज शाम को 9 बजे तक आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कहाँ आपका सेंटर वगैरह आया है, और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो कि वहां तक जाना कैसा है, कैसे जाना है, कैसे आना है, किस तरीके से सारी सुविधाएं जो है वो मेंटेन करनी है। तो ये आपको याद रखना है कि 18-21 जून 1576 को ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के अंदर कौन कौन थे, तो आपको याद रखना है, एक तरफ है आपके महाराणा प्रताप, कौन है, महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ इस युद्ध के अंदर कौन शामिल था, तो आप यूं याद रख सकते हो कि अकबर ने भेजा था, किसे भेजा था, तो सवाई मान सिंह को भेजा था। मान सिंह प्रथम है ये, और मान सिंह प्रथम और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध हुआ था। विजयी कौन हुआ इसके अंदर, तो इसका कोई निर्णायक मत जो है वो नहीं दे सकता कोई भी, यूं कह सकते हैं नैतिक रूप से जो है वो किसकी विजय हुई है, महाराणा प्रताप की विजय हुई है। अब नैतिक रूप से कहने का मतलब क्या है, मतलब कि जो अकबर के उद्देश्य थे, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, ना तो महाराणा प्रताप पकड़े गए, ना जिंदा पकड़ा, ना मुर्दा पकड़ा तुमने, ना ही उस क्षेत्र पर आप कब्जा कर पाए, तो आपके किसी भी तरीके से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। तो नैतिक रूप से विजयी कौन हुए, महाराणा प्रताप हुए। फिर आपको पता है कि अपने यहाँ पर कुछ प्रशस्तियां वगैरह भी लगी हुई हैं, उनके अंदर भी इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप को विजयी बताया गया है। और आपको पता है कि इतिहासकार जो है वो अपने क्षेत्र से अगर कोई भी योद्धा है, कोई भी वीर है, तो उसके बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देंगे, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा अतिशयोक्ति भी नहीं हो सकती कि किसी हारे हुए युद्ध को जीता हुआ बता दे। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रशस्तियां लगी हुई हैं, जो लेख लिखे हुए हैं, उनमें अगर महाराणा प्रताप को विजयी बताया है तो बिल्कुल विजयी हुए होंगे, क्योंकि किसी में भी हार का उल्लेख नहीं किया गया है। गुड इवनिंग सभी को, धौलपुर से आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नहीं, मैं यहाँ जयपुर सिखवाल प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ा रही हूँ।
बीएसटीसी का 3rd ग्रेड का किया हुआ है, महिलाओं को 50% आरक्षण। ठीक है, हाँ एग्जाम में देखो आपको जिस तरीके से पूछा जाए ना, आप उस तरीके से आंसर करना। 18 दिया हो तो 18 मोस्टली जो है आपको ईयर ही पूछ लेगा, वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जिसके अंदर थोड़ा सा भी यूं डिस्कम्फर्ट होता है ना कि ऐसा क्वेश्चन दे और उस पर ऑब्जेक्शन आ जाए बाद में, तो एग्जामिनर जो है मोस्टली ऐसे क्वेश्चन देने से बच जाते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे नहीं, और इवन दे दिया तो फिर आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पे रिट लगा सकते हो। तो इस वजह से क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को डिलीट कर देंगे। गुड इवनिंग संगीता जी। विकास जी बूंदी से जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। इंग्लिश को करने की ट्रिक नहीं है, सभी की एक ही ट्रिक है, पढ़ो और रिवीजन करो, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है इससे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसको किसने खमनोर का युद्ध कहा है, किसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो याद रखना, गोगुंदा का युद्ध इसे किसने कहा है, खमनोर का युद्ध किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसको ये हल्दी घाटी नाम दिया था। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। मानचित्रावली की क्लासेस जो है वो चल रही है, बिल्कुल चल रही है। यहाँ पर आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो चल ही रहा है कंटिन्यू अभी। तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन आप पढ़ते हो कब से स्टार्ट हो जाता है, 1897 से स्टार्ट हो जाता है और बाद में आपके 1941 तक चलता रहता है। 3 चरणों के अंदर ये किसान आंदोलन होता है। अब 3 चरणों में इसके अंदर आप जब पढ़ते हो कि विजय सिंह पथिक जब जुड़ते हैं, कौन, विजय सिंह पथिक, तो पथिक जी के जुड़ने के बाद ये आंदोलन जो है ये क्या हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गया। अब राष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने के पीछे रीजन कैसे हैं, कैसे हुआ राष्ट्रीय स्तर पर फेमस, तो पथिक जी जो है वो अपने दोस्त गणेश शंकर विद्यार्थी के पास गए और उनसे उनके समाचार पत्र के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित न्यूज जो है उसको पब्लिश करने के लिए कहा। तो ये याद रखना कि ये प्रताप नामक समाचार पत्र जो है ये किसका है, तो ये भी याद रख लेना, गणेश शंकर विद्यार्थी का, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो फिर आप एक बार टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करो। मुझे तो जहां तक लग रहा है मैंने कल क्लास ली है, सुबह क्लास ली है आप लोगों की, तो आप किसी और क्लासेस की अगर बात कर रहे हो तो मुझे आइडिया नहीं है, बाकी मेरी क्लासेस जो वो चल रही है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल 3 चरणों में पूरा हुआ था। और हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है। देखो बेसिकली आपको हाड़ौती से संबंधित अगर कोई भी चीज मिल जाती है एग्जाम के अंदर, तो आप याद रखना कि आप जो सबसे पहले टिक करके आओगे वो किसका नाम है, पंडित नैनूराम शर्मा का नाम है। ठीक है, मोस्टली टाइम जो है हाड़ौती से संबंधित अगर प्रजामंडल आ गया आपके कि प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है, यही आएंगे। किसी समिति की स्थापना के बारे में पूछा गया है, मोस्टली यही आएंगे। बाकी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट यही सबका आंसर होगा, लेकिन मोस्टली टाइम जो है नैनूराम शर्मा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना। क्या हुआ था, इन्होंने तुलसीदास मित्तल के साथ, किसके साथ, तुलसीदास, कई जगह तुलसी राम भी मिलता है, तुलसीदास मित्तल के साथ जो है 1934 के अंदर इसकी स्थापना की थी। देन आफ्टर ये सक्सेसफुल होता नहीं है हाड़ौती सेवा संघ, और इसके बाद आपके अभिन्न हरि के साथ मिलकर, अभिन्न हरि के साथ मिलकर नैनूराम शर्मा ने 1936 में किसकी, प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। तो ये आप याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि राजस्थान से संबंधित जो प्रजामंडल हैं, एक तरफ प्रजामंडल लिखने हैं, फिर आपको उसकी स्थापना का वर्ष लिखना है, फिर बाद में लिखना है कि स्थापना किन किन ने की, अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जयपुर जो है वहां पर ये स्टूडियो है और वहां से ये क्लासेस जो है वो संचालित हो रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैता एवं कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे। तो आपको इतिहास में कुछ बहुत फेमस युद्ध जो है वो देखने को मिलते हैं। उनमें से एक फेमस युद्ध है, कौन सा, 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध।
और इस गिरी सुमेल के युद्ध में कौन कौन है? तो एक तरफ आपको याद रखना है शेरशाह सूरी है, और दूसरी तरफ जो है वो कौन है? तो दूसरी तरफ है राव मालदेव। और ये जेता कुंपा जो है ये राव मालदेव के सेनापति थे। इस युद्ध के अंदर होता क्या है कि शेरशाह सूरी अपनी कूटनीति के तहत राव मालदेव को क्या करता है, एक फर्जी लेटर भेज देता है, और इस फर्जी लेटर के अंदर क्या लिखा रहता है कि जेता कुंपा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और अब जो है सुबह होते ही राव मालदेव को तुम मुझे यहाँ पे सौंप देना। तो इस तरीके की उनकी कुछ कन्वर्सेशन है, और जानबूझकर शेरशाह सूरी ऐसा लेटर किसको भिजवा देता है, ऐसी पर्चियां जो है वो राव मालदेव तक पहुंचा देता है। राव मालदेव फिर सुबह होते ही जो है युद्ध स्थल से चला जाता है। इस युद्ध स्थल में फिर जेता और कुंपा जो है वो दोनों डट के लड़ते हैं, सामना करते हैं, शहीद हो जाते हैं, इसके अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी जो है इनकी वीरता को देखते हुए कहता है कि अगर जेता और कुंपा जैसे मेरे पास सेनापति होते तो मैं आज पूरे इस भारत को विजय कर चुका होता, इस पूरी दुनिया को विजित कर चुका होता। और वो ये भी बोलता है इनकी वीरता को देखकर कि क्योंकि उसके पास शेरशाह सूरी के पास बैकअप प्लान था। उसकी जो प्रारंभ में सेना थी जेता और कुंपा एक ही साथ, उनके साथ 10,000 सैनिक थे जेता और कुंपा के साथ, और इस तरीके से वो टूट के पड़े थे शेरशाह सूरी की सेना पर कि पहली बार में यूं लग रहा था कि शेरशाह सूरी हार जाएगा। शेरशाह सूरी ने अपने बैकअप प्लान के अकॉर्डिंग अपनी और सेना जो है वो रिजर्व रखी थी, और वो रिजर्व सेना जब आ जाती है, क्योंकि फ्रेश सेना आती है वो लड़ी हुई नहीं रहती है, बाकी लोग थक चुके होते हैं, तो उनके प्रहार की वजह से ये दोनों हार जाते हैं। लेकिन वो बोलता है कि एक इस छोटे से क्षेत्र के लिए, मतलब एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं जो है हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये याद रखना आप। किसके सेनापति हैं ये? तो किसके सेनानायक थे? राव मालदेव के। चलिए, बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सिद्धू फौजी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गौरव ने भी सही आंसर दिया है, ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो वर्तमान के अंदर जो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कितने हैं? 27 है। आंकड़े हैं, कुछ याद रखने हैं आपको, जैसे कि आपसे पूछ ले कि जंतुआलय कितने हैं, तो जंतुआलय आपको पता ही है कितने हैं, 5 जंतुआलय हैं, याद रह जाएंगे आपको। छोटी छोटी चीजें, मृगवन कितने हैं? 7 हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप कि वर्तमान के अंदर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 27 है। अगला क्वेश्चन देखो, बयाना दुर्ग स्थित वरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? यानी कि बयाना दुर्ग के अंदर क्या है? एक वरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, और इसे आप क्या कह सकते हो? भीमलाट है। कई बार नाम आ जाता है भीमलाट, ठीक है। तो ये किस शासन काल का है, यानी कि किसके शासन काल का है? तो आपको याद रखना है कि ये समुद्रगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने बनवाया था। इसका मतलब किस डायनेस्टी का नाम आ रहा है यहाँ पर? गुप्ता डायनेस्टी का नाम आ रहा है, तो किसके काल का हो जाएगा? गुप्त काल का हो जाएगा। बयाना दुर्ग में राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी कहते हैं, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी इसे ही कहा जाता है, याद रखना आप, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो आज रात को 9 बजे तक आ जाएंगे पूजा, तो आप 9 बजे तक का वेट करो, तब तक आ ही जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोगामेडी स्थित है, तो गोगामेडी कहां पर है? ये कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। गोगामेडी आपके कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और ये भी पूछा जा सकता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, तो एक ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है। तो गोगा जी की ओल्डी कहां पर हो जाएगी? गोगा जी की ओल्डी ये हो जाएगी आपके किलोरियों की ढाणी, सांचौर। जिला चेंज हो गया है, तो याद रखना किलोरियों की ढाणी सांचौर में ये स्थित है, ठीक है, याद रख लेना आप। हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। गोगा जी आप सभी जानते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, पन्ना उत्पादन में राज्य का स्थान है, यानी कि पन्ना बोलो आप इसे, या फिर हरी अग्नि बोलो इसे,
ये इसके उत्पादन के अंदर जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है। और याद रखना कि जो खनिज वाला टॉपिक है उससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लिया जाता है कि कौन सा खनिज जो है किस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, कहाँ इसका उत्खनन होता है। तो ये पन्ना जो है इसके अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। कहाँ कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले जो इसका उत्खनन हुआ था वो हुआ था राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद में। और फिर उसके बाद हुआ था आपके गोगुंदा के अंदर। तो इसके क्षेत्र जो हैं वो भी यही हैं, काला गुमान और ये सारे क्षेत्र जो हैं ये किसके हैं? पन्ना के ही हैं। और राजस्थान जो है पन्ना उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर है। अच्छा, उसका देखिए मुझे आइडिया नहीं है, आप एक बार टेक्निकल टीम को बात कर लीजिए शांतिलाल जी, तो वो आपको बेहतर आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? तो अकबर ने जो है आपको पता है नागौर दरबार लगाया था। और ये नागौर दरबार कब लगाया था उसने? तो नागौर दरबार लगाया था उसने 1570 के अंदर। क्या उद्देश्य था इस नागौर दरबार का? इस नागौर दरबार का उद्देश्य था कि जितने भी राजपूत शासक हैं अपने यहाँ राजस्थान के अंदर, उन राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। ये तो उसका क्या था? रियल मोटो था। रियल मोटिव क्या था उसका? कि सभी राजा जो हैं वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। अब कौन कौन इस समय अधीनता स्वीकार कर लेते हैं? तो आपको याद रखना है कि इस समय अधीनता स्वीकार करने वाले थे एक तो जैसलमेर के हर्राय, या फिर आपको नाम मिल जाता है हर्राज भाटी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखते हो बीकानेर के शासक जो हैं राव कल्याणमल, इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, राव कल्याणमल। और फिर आप देखते हो इसके अंदर बूंदी में सुरजनहाड़ा जो है वो इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, सुरजनहाड़ा इनके अधीनता स्वीकार करते हैं। और एक आप देखते हो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, ये इस समय जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इन्होंने कहा कि नहीं, इस नागौर दरबार का जो मेरा उद्देश्य है, जो इन्होंने फेक उद्देश्य बताया वो क्या था कि मैं अकाल राहत कार्य करवाना चाहता हूं। तो अब अकाल राहत के दौरान कैसे कार्य कराओगे? अब पानी नहीं है हमारे राजस्थान में, तो इन्होंने कहा कि पानी के लिए मैं जो है एक शुक्र तालाब बनवाऊंगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शुक्र तालाब जो है ये कहाँ पर है? नागौर में है। किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। कब बनवाया? 1570 में बनवाया। धौलपुर से आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया नागौर दरबार कब लगा था? 1570 के अंदर लगा था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पटेलिया बिछियो एवं लालर क्या है? तो ये सब क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये राजस्थानी लोकगीत हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना। पटेलिया, बिछियो, लालर, ये सब है लोकगीत। किस क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं? तो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर ये गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो आपको याद रखना है मारवाड़ रियासत और आसोप के जो ठिकानेदार थे या जागीरदार थे, ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, उनके मध्य ये युद्ध हुआ था, ठीक है। मारवाड़ व आसोप के शिवनाथ सिंह ठाकुर थे यहाँ के, और इन्हीं के नेतृत्व के अंदर सेना जो है 10 अक्टूबर 1857 को कहां पहुंच गई थी? दिल्ली पहुंच गई थी। और जब मारवाड़ रियासत के साथ इनका ये बडलू का युद्ध होता है, तो इस युद्ध का निर्णय क्या होता है कि शिवनाथ सिंह जो हैं वो क्या कर देते हैं, अपने आप को रियासती सरकार जो है उसके यहाँ पर समर्पित कर देते हैं, ठीक है। तो ये समर्पण कर देते हैं रियासती सरकार के सामने। बडलू का युद्ध थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और एक और जो युद्ध आपसे पूछा जा सकता है वो है आउवा के ठाकुर जो थे उन्होंने किया था कुशाल सिंह ने। कौन कौन सा युद्ध है? तो 8 सितंबर को हुआ था वो वाला युद्ध आपके बिथोड़ा का युद्ध, और दूसरा जो है चेलावास का युद्ध या काले गोरों का युद्ध जो है वो 18 सितंबर को हुआ था, 1857 को।
ठीक है जी, बिल्कुल पूछिए आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पर टॉपिक से इतर अगर क्वेश्चन हुआ आपका तो मैं आपको लास्ट में आंसर करूंगी। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रणकपुर जैन मंदिर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंथाई नदी, आप याद रखना थोड़ा सा, मंथाई नदी के तट पर स्थित है। और फिर यहाँ पर क्या फेमस है? तो एक याद रखना, यहाँ पर 1444 खंबे हैं। स्टेटमेंट आ सकता है 1444 खंबे हैं। किसको समर्पित है? तो जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ, तो आदिनाथ जी को ये समर्पित आपका मंदिर है। तो आदिनाथ जी को समर्पित है ये मंदिर। और आपको याद रखना है किस नदी के तट पर बना हुआ है रणकपुर जैन मंदिर? पाली में मंथाई नदी के तट पर। ठीक है, मेवाड़ से आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मेवाड़ की गौरवशाली पावन धरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास जी। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर की पटुओं की हवेली जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? पटुओं की हवेली की जगह अगर यहाँ पर नथमल की हवेली आ जाए तो भी आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तो याद रखना, पटुओं की हवेली आए या नथमल की हवेली आए, पटुओं की हवेली जो है वो कब की है? ये आपके 18वीं सदी की है। और नथमल की हवेली जो है ये 19वीं सदी की है। किसने बनवाया है? तो ये भी याद रख लेना, नथमल की हवेली नथमल जी ने ही बनवाई है, याद रखना। और ये पटुओं की हवेली जो है ये बनवाई है गुमानचंद बाफना ने, गुमानचंद बाफना, इन्होंने बनवाई है। ठीक है, अब क्यों प्रसिद्ध है दोनों की दोनों? तो दोनों की दोनों जो है अपनी पत्थर की जो जालियां हैं, कटाई कर करके जिन पत्थरों की जालियों को यहाँ लगाया गया है, ये उनके लिए फेमस है। आप देखना बहुत ही सुंदर है, आप जाओगे उस गली के अंदर भी जब इंटर होते ना, बहुत ही फ्रेश आपको फील होगा, यूं एकदम संस्कृति से जुड़े हुए फील होगा। मैं इस कोचिंग में पढ़ा रही हूँ, मेरी क्या योग्यता है? बिना योग्यता के कोई कहीं नहीं खड़ा होता। मेरे पास डबल MA है, नेट JRF है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक को कलयुग का करण कहा गया है? किस शासक को कहा गया है कलयुग का करण? तो आपको याद रखना है कि कलयुग का करण आपके राव लूणकरण को कहा गया है। किसने कहा है? तो ये कहा है बिट्ठू सूजा ने। किसने कहा है? बिट्ठू सूजा। किस बुक के अंदर कहा है? तो ये आप याद रखना, राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद। ठीक है, राव जेतसिरो छंद इसके अंदर कहा गया है। और आपको याद रखना है कि मुंशी देवी प्रसाद जो हैं उन्होंने राजपुताने का करण कहा है राय सिंह को। तो दोनों ही याद रखना आप, राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण कहा गया है राय सिंह को। चलिए ठीक है, तो याद रखना ये थोड़ा सा आप। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। तो पहली विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि गायत्री देवी जो है ये कौन है? ये लोकसभा रही हैं, प्रथम महिला लोकसभा सदस्य रही हैं। ठीक है, और प्रथम विधानसभा के लिए पूछा गया है अपन से, तो विधानसभा का आपको याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष रही हैं सुमित्रा सिंह, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, और प्रतिभा पाटिल आप सभी को पता है कि प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। और कमला बेनीवाल जो है, कमला बेनीवाल आप याद रख सकते हो कि पहली महिला मंत्री रही हैं और ये आपके उप मुख्यमंत्री रही हैं। चलो, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया है? विधानसभा अध्यक्ष पूछा गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष आपके ऑप्शन नंबर C जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, बांखड़ा नागल सिंचाई परियोजना का किन राज्यों से संबंध है? तो बांखड़ा नागल सिंचाई परियोजना आप सभी को पता है कि सतलज जो नदी है
और उसके थ्रू निकाली गई नहरें हैं। पंजाब और हरियाणा से हमारे यहाँ पर पानी पहुंचाया जा रहा है, सिंचाई के लिए पानी आ रहा है इससे। और राजस्थान का जो हिस्सा है इसके अंदर वो कितना है, 15.22% है। कितना, 15.22%। किस नदी पर है ये परियोजना, तो सतलज नदी पर। ठीक है, कौन कौन शामिल है इसके अंदर, तो पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्लास कितने बजे तक चलती है, एक्चुअली क्लास जो है वो 1 आवर की होती है। तो आपकी 5 से 5:15 जो भी आपको टाइम जो है इसी बीच अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी क्लासेस रहती हैं ऐप पर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा 5 5:15 हो जाता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन जब तक चलते हैं तब तक अपनी क्लास चलती है, मोस्टली जो है 1 आवर तक हो जाती है। चलिए, सभी ने बी आंसर बताया, मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि आप पढ़ रखे हो ऑलरेडी। सांसी जनजाति की उत्पत्ति जो है वो किस स्थान से मानी जाती है, कई बार पूछा जाता है किस व्यक्ति से मानी जाती है, तो आप याद रख लेना सांसमल नामक व्यक्ति जो है उनसे इस जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे ज्यादा जो है वो किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, भरतपुर के अंदर। इनकी उत्पत्ति भी कहां पर हुई है, भरतपुर के अंदर हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राय सिंह ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1570 का नागौर दरबार लगा था। और नागौर दरबार के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो 1570 का नागौर दरबार है, इस नागौर दरबार में किस किस ने अकबर की अधीनता स्वीकार की है। तो मैंने आपको बीकानेर के शासक के बारे में बताया था, कौन है, तो मैंने आपको बताया राव कल्याणमल के बारे में। अब कल्याणमल इस समय अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपने 2 बेटों को कहां भेज देते हैं, अकबर के दरबार में भेज देते हैं। उनमें से एक जो है वो आपके राय सिंह रहते हैं और दूसरे पृथ्वीराज हैं, जिनकी रचनाएं आप पढ़ते हो। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ हैं और राय सिंह जो है वो इस समय आपको पता है अकबर का शासनकाल चल रहा है, तो 1570 से 1605 तक जो है ये अकबर के अधीन काम करते हैं। फिर बाद में आपको याद रखना है कि 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो अगला बादशाह बनता है वो जहांगीर बन रहा है। और जहांगीर जो है इसके शासनकाल में 1612 ईस्वी तक जो है ये शासन करते हैं। उसके बाद 1612 ईस्वी में जो है राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। शांतिलाल जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप एक बार वापस से मुझसे पूछ लीजिए। आप इस एग्जाम की योग्यता के बारे में पूछ रहे हैं या फिर संस्था के बारे में अगर पूछ रहे हैं, तो 2012 से ये संस्था जो संचालित हो रही है, यहाँ पर जो भी टीचर्स आ रहे हैं उनकी खुद की अपनी योग्यता है। तो आप जो पूछना चाह रहे हैं, एक बार मुझे लगता है बेहतर होगा कि टेक्निकल टीम आपको आंसर कर दे, अगर आप किसी और चीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो सिलेबस या इन टॉपिक से आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐप बंद क्यों है, एक्चुअली ऐप में क्या है कि हमारी तरफ से नहीं, आगे कंपनी की तरफ से ही कुछ एरर आ रहे हैं। तो हमने जो क्लास प्लस अपेक्स का जो ऐप ले रखा है, उनका ही कोई सर्वर जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो उस वजह से हमें भी और बाकी सारे जो और इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको जो भी असुविधा हो रही है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, पर आप 2-3 दिन जो है वो हमें दीजिए और हम इसको फिक्स करेंगे। जी नहीं, सिखवाल ऑनलाइन क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। सिर्फ ऑफलाइन जो है अभी तक किसी भी तरीके की कोई क्लासेस इस प्लेटफॉर्म के द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। बीकानेर के राय सिंह जो है वो अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल के अंदर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। ये क्वेश्चन जो है आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जाता है। तो सबसे लंबी सुरंग जो है वो कौन सी है, तो ये मानसी वाकल सुरंग हो जाएगी। कौन सी, मानसी वाकल सुरंग हो जाएगी। याद रखना, इससे जो है उदयपुर को पेयजल आपूर्ति होती है। ठीक है, उदयपुर को।
तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे राइट आंसर हो जाएगा। देखो, किसी के पास अगर किसी भी तरीके की कोई योग्यता है तो वो बहुत अच्छी बात है। आपने पहले कर लिया, बढ़िया है, कंटिन्यू है, आपकी चल रही है अभी, और आप थोड़े ही टाइम में जो है वैकेंसीज आएंगी तो आप एलिजिबल हो उनको देने के लिए। अगला देखो, जयपुर को पिंक सिटी का नाम किस पुस्तक में दिया गया? तो सबसे पहले जयपुर को, जो आज हम पिंक सिटी बोलते रहते हैं, ये नाम जो है ये कहां से मिला है इसको? तो स्टैंड्री नाम के एक आपके इतिहासकार हुए हैं, और इनकी जो पुस्तक है ये कौन सी है? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने सबसे पहले जयपुर को क्या कहा है? पिंक सिटी कहा है। हालांकि उस समय जो है इसको गेरुआ कलर जो है किसने दिया था? राम सिंह सेकंड ने दिया था। ठीक है, राम सिंह सेकंड ने 1800 के अंदर जो है ये यहाँ के शासक बने थे, सवाई राम सिंह सेकंड। और द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, इसके अंदर जयपुर को क्या कहा गया है? पहली बार पिंक सिटी कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। तो हम सभी जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह कहां से संबंधित है? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर रियासत से संबंध है इनका। तो बीकानेर रियासत के अंदर इन्होंने सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? गंग नहर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। सतलज नदी से पानी लेके आए थे, और लॉर्ड इरविन जो है वो क्या करते हैं? इसका उद्घाटन वगैरह करते हैं। तो आप तो बस इतना याद रखना कि पहली जो प्रथम सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? गंग नहर सिंचाई परियोजना है। और कौन लेके आया था इसको? महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से ये आज हम गंग नहर देख रहे हैं। बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह का कार्यकाल हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनली अगर कोई फेमस है और बहुत अच्छा कार्यकाल जिनका रहा है वो है महाराजा गंगा सिंह जी। ओके ओके, देखो, किसी ने अगर किसी भी तरीके का कोई भी कोर्स किया है, किसी भी तरीके की किसी के पास डिग्री है, ऐसा नहीं है कि वो वेस्टेज है। हो सकता है कि आप सही समय पर उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर डिग्री के दौरान जो भी आपने शिक्षा ग्रहण की है वो आपके लाइफ टाइम काम आती है। तो अब हो सकता है कि आपका जो बीएसटीसी करने के बाद जो सपना था थर्ड ग्रेड का वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनको गाइड कर सकते हो कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। आप फ्यूचर में शिक्षक बनेंगे, आप लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या सिलेबस है, कितने दिन में कवर हो सकता है, कैसे पढ़ना है। तो डिग्री वेस्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भर्तहरि का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है? तो भर्तहरि आपको याद रखना है कब लगता है इनका मेला। तो मेले का थोड़ा सा आप याद रखना, एक तो भाद्रपद व वैशाख माह में किसको लगता है? सप्तमी को और अष्टमी को इनका मेला लगता है। और किस संप्रदाय से संबंधित है? तो संप्रदाय आपका हो जाएगा नाथ संप्रदाय। ठीक है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि। चलो, तो देखो, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों को भी मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि आपको इससे चिंता नहीं होनी चाहिए। डाकण प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? आपको मैंने हर एक क्लास के अंदर किसी ना किसी प्रथा के बारे में बताया है, और मैंने आपसे कहा भी है कि ये जो प्रथाएं वगैरह हम पढ़ रहे हैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, क्योंकि ये सामाजिक कुरीतियां थी, इनको किसी शासक ने बैन किया है। किस समय ये हमारी रियासतों के अंदर बैन हुई थी, स्वतंत्रता के बाद इसके लिए कोई अधिनियम वगैरह बना है या नहीं बना। तो ऐसी चीजें जो हैं वो पूछ ली जा सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि कब डाकण प्रथा को समाप्त किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इस प्रथा को समाप्त करने वाली रियासत कौन सी थी? उदयपुर रियासत थी। और उदयपुर के इस समय महाराजा कौन थे? तो आपको याद रखना है महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह
उनके समय ये बैन हो गई थी 1853 एडी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 1857 नहीं है, 53 है। अगला क्वेश्चन देखो, तलवार बंधाई क्या होती है? तो आप जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हो तो उस समय आप दो करों के बारे में पढ़ते हो। कौन कौन से पढ़ते हो? एक तो आप 1903 के अंदर पढ़ते हो चमरी कर। कौन सा? चमरी कर। फिर आप 1906 के अंदर पढ़ते हो ये तलवार बंधाई कर। कौन सा? तलवार बंधाई कर। तो बेसिकली ये जो तलवार बंधाई कर है ये क्या है? ये एक उत्तराधिकारी शुल्क है, उत्तराधिकारी कर है। उत्तराधिकारी कर कैसे कि मान लीजिए आज ए पर्सन राजा बना हुआ है, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बी ये शासक बन गया, तो अब जब बी शासक बना है तो उस समय इसको क्या करना होता था कि कुछ ना कुछ धनराशि, जैसे अपन आज बोलते हैं ना कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो हम प्रसाद बांटते रहते हैं, तो हमारे जो भी आराध्य देव होते हैं उनके स्वामणी वगैरह बोल देते हैं। इस समय ये क्या थे? सामंत जागीरदार थे, तो जो भी शासक होता था उसके लिए ये कुछ नजराना लेके जाते थे, भेंट लेके जाते थे। तो भाई अब ये भेंट जो है, ये गिफ्ट जो है, इन सभी के जो खर्चे हैं वो किस पर लाद दिए गए थे? किसानों पर लाद दिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, 1906 के अंदर लगाया गया था उत्तराधिकारी कर। तो नया जागीरदार जब भी गदी नशीन, तो बिजोलिया के अंदर आपको पता है कृष्ण सिंह और ये सब जब जागीरदार बने थे तो आपको क्या करना था? उस समय जो मारवाड़ के शासक थे उनको क्या देना था? गिफ्ट देना था, यूं समझो आप नजराना देना था। तो उसका जो पूरा का पूरा भार है वो किस पे आ गया था? आपके किसानों पे आ गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम जो हम इनको पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, राजस्थान का रूणेचा मेला संपूर्ण समाज को किस प्रकार का संदेश देता है? तो राजस्थान का जो रूणेचा का मेला है, आपको पता है रामदेव जी का मेला लगता है, और रामदेव जी को जो है सिर्फ हिंदू नहीं मुस्लिम भी जो है वो पूजते हैं। किस नाम से? रामसा पीर के नाम से। अब इनके मेले में कौन कौन जाएंगे? हम उन्हें किनका? विष्णु का, या फिर कहीं कहीं जो है आपको कृष्ण का अवतार कहा या लिखा गया मिलता है। तो आप जानते हो कि अब हिंदू भी जा रहे हैं और मुस्लिम भी जा रहे हैं, यानी कि मेले के अंदर दोनों आपको जातियां जो है वो मिल रही हैं, यहाँ पर दोनों धर्म जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला लगता है, और यही हमें संदेश मिलता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो अपने को बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट मार्क कर देना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सांप्रदायिक सद्भावना का। बिल्कुल हितेश और जोगिंदर, गुर्जर, विकास, गौरव, सभी ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। मुझे आपका मैसेज दिखाई नहीं दिया। भवानी जी कौन थे? मैसेज आपका ऊपर चला गया, जो भी आपने कमेंट किया था। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह कौन सी मिट्टी कहलाती है? तो आप जो है आज के बाद एक इंडेक्स याद रखना, आपको इस तरीके से इंडेक्स याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर हम 7 मान लेते हैं। अब अगर 7 से कम है तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है 7 का, तो ये 7 से अगर कम है तो फिर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये अगर 7 से कम है तो मिट्टी किस तरीके की होगी? तो मिट्टी होगी अम्लीय प्रकार की। ठीक है, अम्लीय प्रकार की। यानी कि अब इसको अगर सही करना है तो हमें इसके अंदर कैल्शियम की जो मात्रा जो है वो बढ़ गई है। अगर अब इसको सही करना है तो हमें इसके अंदर जस्ता, चूना, फास्फोरस ये सब मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 7 नंबर पर ही आपका पीएच मान टिका हुआ है तो इसका मतलब क्या है? मतलब कि मिट्टी जो है वो उदासीन है, न्यूट्रल है, या फिर यूं कहो आप उपजाऊ है। तो जब भी 7 पीएच मान रहेगा किसी भी मिट्टी का तो मिट्टी उपजाऊ है। अगर 7 से आगे चला गया, 7 से आगे जाने का मतलब क्या है कि अब मिट्टी जो है वो क्षारीय है। कई बार यूं पूछ लिया जाता है कि क्षारीय मिट्टी का उपचार क्या है? तो आप याद रखना कि क्षारीय मिट्टी का उपचार जो है वो है आपके जिप्सम। क्या है? जिप्सम। तो याद रखना है हमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना और लगा लेना इसको कि 7 से अगर कम है तो मिट्टी किस प्रकार की हो जाएगी? अम्लीय प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, हाँ देखिए अभी बहुत जल्दी जो है आपकी साइंस की क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।
और बाकी जीके की क्लासेस जो है वो आपकी चल ही रही हैं, तो साइंस की क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार व निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। तो हमसे ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप याद रखना कि आप जब भी बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हो या फिर बेगू किसान आंदोलन पढ़ते हो तो आपको एक नाम सुनाई देता है। कौन सा नाम सुनाई देता है? तो आपको सुनाई देता है राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। और ये जो राम नारायण चौधरी थे, इन्हीं की वाइफ है कौन? अंजना देवी चौधरी। इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो आपके बेगू किसान आंदोलन पढ़ते हो, आप बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हो, उनके अंदर इनकी सहभागिता देखते हो आपको। तो इनको जो है मेवाड़ से निर्वासित कर दिया जाता है, इनको बूंदी से निर्वासित कर दिया जाता है। तो ये तो निर्वासित वाली बात हो गई। फिर जो आपका सत्याग्रह चल रहा होता है 1931 से 33 के टाइम, तो ये जो राष्ट्रीय सत्याग्रह चल रहा होता है उस समय इनको क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है। तो पहली बार जेल जाने वाली या फिर किसी रियासत से निर्वासित, यानी कि इनको उस रियासत से बाहर निकाल दिया गया है, देश निकाला दे दिया गया है। तो ऐसी महिला कौन है? श्रीमती अंजना देवी चौधरी हैं। याद रखना ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखो फिर क्या पूछ रहा है। राजस्थानी तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की आ जाए, आपके आ जाए लहर भात की, आपके आ जाए कैरी भात की, आपके आ जाए जवार भात की, आपके आ जाए पीली भात की, या फिर आपके जवार भात, लहर भात, केरी भात, और भी एक दो इसी तरीके से आपको कुछ उनके आगे भात भात करके मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी जो ओढ़नियां है ये किन महिलाओं की है? ये सारी ओढ़नियां हैं आदिवासी महिलाओं की। किसकी? आदिवासी महिलाओं की। कटकी आ जाए, ये सारी जो है वो ओढ़नियां हैं और किससे संबंधित है? तो याद रखना आदिवासी महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोविंद जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और आप क्लास ले रहे हैं, देखिए ये भी एक एंजॉयमेंट ही है कि आप इस समय क्लास लेके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो ताकि जॉब लग जाए, फिर उसके बाद आप किसी भी होटल में, किसी भी कैफे में जाके अपने घर पर दोस्तों को बुला के परिवार के साथ अपना बर्थडे मना सको। बिल्कुल भवानीदान जी, 3 पर लॉक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है और लेखक दिए हुए हैं हमें वो सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमें। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको। एकलिंग महात्म्य जो है ये किसके द्वारा लिखी हुई है? कान्ह व्यास के द्वारा लिखी हुई है। बिल्कुल करेक्ट है, राइट मार्क कर देंगे। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य, बिल्कुल सही है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, इसके अंदर हमीर महाकाव्य के अंदर राठौड़ों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। और ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, उत्पत्ति के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रबंध कोश जो है ये आपके हरिसेन की नहीं है, ये आपको याद रखना है राजशेखर सूरी की है, राजशेखर सूरी। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग मैच है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या दे रखा है? लोक नृत्य और उसका क्षेत्र दे रखा है, सुमेलित नहीं है। तो बम नृत्य कहां पर होता है? बम भरतपुर के अंदर होता है। ढोल जो है वो जालोर के अंदर बजते हैं भाई। और गिंदड़ तो आपको पता ही है शेखावाटी के अंदर होता है। लेकिन गैर जो है, गैर कहां पर डाली जाती है? गैर ये जो है वो मेवात के नहीं। देखो कितना क्लोज इसने क्वेश्चन पूछा है। मेवात सिर्फ तय और अड़य का फर्क है। मेवाड़ अगर दे दिया होता तो ये भी सही हो जाता। तो आपको याद रखना है जो आपका मेवाड़ वाला क्षेत्र है, मेवाड़ के अंदर होली के दूसरे दिन जो है वो गेर स्टार्ट हो जाती है। कब होती है? होली के दूसरे दिन। और जो गेर खेलने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? गेरिये कहा जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सही। हाँ, उदयपुर का हो गया, राजसमंद का हो गया, सलूम्बर का हो गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये चित्तौड़ वाला क्षेत्र जो हो गया आपका, ये सभी जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ वाले, इन सब के अंदर गैर खेली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? तो डीग गोलीकांड हुआ था 23 फरवरी 1985 को। तो अगर हत्याकांड जो है वो भी आपको याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा जो है याद रख सकते हो।
क्या पूछना चाह रहे हैं? शिवचरण माथुर जो है वो हमारे सेकंड टाइम, इस समय उनका सेकंड कार्यकाल चल रहा था और इस कार्यकाल के दौरान जो है इनको डीग हत्याकांड में इनके शामिल होने की खबर मिलती है और उस खबर के बाद जो है इनको क्या करना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था, अपने पद से त्याग करना पड़ा था, पद त्याग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य हुए कितने माह तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? मान लीजिए कि मैं आज आपको मंत्री बना दूं, आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो, विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता आपको लेनी होती है 6 माह के अंदर। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। अब आप भले ही निम्न सदन की लो, उच्च सदन की लो, लेकिन आपके पास क्या होनी चाहिए? सदस्यता होनी चाहिए। ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर ए हितेश सी है। तो याद रखना 6 माह के भीतर जो है आपको सदस्यता लेनी पड़ती है और फिर जो है आप अपने इस पद पर कंटिन्यू रह सकते हो। लेकिन अगर आपने मंत्री पद पर रहते हुए किसी भी विधानमंडल के सदन की सदस्यता नहीं ली है तो फिर आपको 6 महीने बाद जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ बीएस, मैं आपका भवानी जी जो है क्लास के बाद थोड़ा सा आंसर करूंगी, अभी बीच में जो है फिर बाद में और बच्चे देखेंगे तो फिर उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैडम हमें पता है, हमें क्यों बता रहे हो। तो ये पहले अपन क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बीएसटीसी एक्चुअली जो है आपकी डिग्री किस तरीके से काम आ रही है। निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो आपको याद रखना है कि पहले जो विधानसभा थी, प्रथम जो विधानसभा थी, उसके अंदर सदस्य कितने हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस समय सदस्य जो है वो 160 हैं। दूसरी विधानसभा के अंदर सदस्य कितने आए? तीसरी में कितने आए, चौथी में कितने आए, पांचवी में और छठी में। तो अब आपको देखो दो दो करके याद रख लेने हैं। पहली में 160 है, उसके बाद आपको याद रखना है सदस्य हो जाते हैं 176 सेकंड और थर्ड के अंदर, फिर बाद में आपके सदस्य हो जाएंगे फोर्थ और फिफ्थ में 184 और छठी जो आपकी विधानसभा है, इस समय विधानसभा की जो सीट है, सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी कर दी गई है? 200। इनमें एससी एसटी कैटेगरी जो है वो बटी हुई है आगे, वो आप याद रख लेना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि छठी विधानसभा के अंदर जो है क्या कर दी गई थी, विधानसभा के सदस्यों की संख्या या विधानसभा की सीटें जो है वो बढ़ाकर 184 से 200 कर दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत के बारे में पूछा जा रहा है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। देखिए पहला ही कथन जो है वो हमें रॉन्ग मिल गया। अब एक्चुअली महाधिवक्ता कौन होता है? तो महाधिवक्ता अपने राजस्थान स्टेट जो है, मान लीजिए राजस्थान स्टेट है, इसका सर्वोच्च विधिक अधिकारी अगर कोई है, विधिवेता कोई है, तो वो कौन है? महाधिवक्ता है। ठीक है, महाधिवक्ता। वैसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये इंडिया है और अब आप इंडिया का बताओ कौन है सर्वोच्च, तो इंडिया का हो जाएगा महान्यायवादी। कौन हो जाएगा? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? हम महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 165 में उसका उल्लेख है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। अगर त्याग पत्र देना है तो भी किसको देगा? त्याग पत्र भी देगा राज्यपाल को। अगर आपसे कार्यकाल की अवधि वगैरह ये पूछ ले कि कितनी होती है, तो आप याद रखना कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। क्या? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम कर रहा है, इसका मतलब कोई अवधि जो है वो नहीं है, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक, वरना जो एक सेशन होता है 5 ईयर का, उतनी तो अवधि है इनकी। तो याद रखना आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान का अजंता एलोरा कहा जाता है। तो राजस्थान में अजंता एलोरा जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखना
अजंता एलोरा कोल्वी की गुफाओं को कहा जाता है, कोल्वी की बौद्ध की जो गुफाएं हैं, ऐसे आप जानते हो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वैसे ही यहाँ पर कोल्वी की जो बौद्ध गुफाएं हैं इनको क्या कहा जा रहा है, अजंता एलोरा कहा जा रहा है। कहां पर है, तो ये आप याद रखने ला, झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिटी ऑफ बेल्स यानी कि घंटियों का शहर जो है ये किसे कहा जाता है। तो सिटी ऑफ बेल्स वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर तो इटली आ जाता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, झालरापाटन। ठीक है, झालरापाटन तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल है और इसे क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और वर्तमान में इसका जिला जो है ये भी चेंज हो गया है। तो बाटाडू का कुआं जो है ये अब वर्तमान में किस क्षेत्र में है, बालोतरा के अंदर है। सफेद संगमरमर का कुआं बना हुआ है बाटाडू का कुआं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल झालावाड़। क्लास जो है वो अपन 2 दिन मैराथन करेंगे सुबह के टाइम। तो आप सभी लोग जो भी सुन रहे हैं 28 और 29 को अपनी क्लास सुबह के टाइम होगी। तो आप ऐप पे आके देख लेना, यहाँ पर यूट्यूब पे देख लेना कि कितने बजे से आपकी क्लास है। आप जो भी टाइम बताओगे उसी टाइम रख लेंगे। आप बताओ सुबह किस टाइम चाहिए आपको क्लास। डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी जो है ये किसने बनवाई है। तो ये नौलखा बावड़ी का क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, प्रेमल देवी ने करवाया था। तो याद रखना है आपको, ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऐसा कैसे ही आ जाता है। ये टाइम जो है संगीता आपको वैसे अपडेट कर दिया जाएगा एक दिन पहले जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर, लेकिन फिर भी आप लोग बता दो कि कितने बजे आप रखवाना चाहते हो क्लास, उसी टाइम जो है रख लेंगे। तो आपकी 2 दिन 28 को और 29 को मॉर्निंग में आप कोई टाइम बता दो अभी कमेंट करके, फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि उस टाइम पर क्लास पॉसिबल है या नहीं। आप मॉर्निंग में 8 बजे से 2 बजे तक इस टाइम के बीच जो है कभी भी क्लास बता दो, उसी टाइम कर देंगे। चलो, फ्रेस्को ब्रूनो चित्रण विद्या को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो आप देखते हो कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो है वो बहुत सारी हवेलियां हैं और हवेलियों पे जो चित्रण किया हुआ है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। अब ये लंबे टाइम तक चित्रण किस वजह से रह रहा है, कौन सी ऐसी पद्धति जो है जिसकी वजह से ये चित्रण चिरकालिक हो गया है। तो इसके पीछे जो पद्धति है वो है फ्रेस्को ब्रूनो, या फिर इसी को कहा जाता है अराइश पद्धति, इसी को कहा जाता है आला गीला पद्धति। यानी कि ए और बी दोनों इसके ही नाम है। क्या होता है कि गीला जो प्लास्टर होता है उसके ऊपर जो है वो पेंटिंग वगैरह बना दी जाती है। हाँ बिल्कुल, एडमिट कार्ड जो है ये आपके 9 बजे से स्टार्ट होंगे, तो आप 9 बजे बाद देखना एक बार। हाँ संगीता, आप क्लास जो है वो जब बताएंगे तभी ले लेंगे। मुझे लगता है कि 11 बजे या 10-11 बजे के समथिंग जो है वो अपन स्टार्ट कर देंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। एक मतलब 2-2.5 घंटे जो भी जितना भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो 2 दिन है आपकी, तो अपन उस टाइम से देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे जो भी होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा, गाथा की जगह अगर फड़ आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किस फड़ में मिलती है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक चित्रांकन वाली, और क्या पूछा जा रहा है सबसे लंबी। ये पूछ ले भाई सबसे लंबी कौन सी है, इसके साथ साथ ये पूछ ले कि सबसे छोटी कौन सी है, तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। कैसे रहेगा, तो आपको याद रखना है कि देवनारायण की फड़ जो चित्रित की जाती है इसमें सबसे अधिक चित्रांकन होता है, सबसे लंबी भी यही है, सबसे छोटी भी यही है। ठीक है, तो आप बता दीजिए मुझे, 12 से रख ले, फिर 12 बजे से स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप कोई कोचिंग में हो तो भी देखो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, हम इसको 11 से 1 बजे तक रख लेते हैं। ठीक है,
तो आपकी 2 दिन जो मैराथन चलेगी उसका टाइम ये है 11 से 1 बजे तक। अब इससे पहले हो सकता है, बाद का नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। आप जो जिस टाइम लाइव चल रही है ना राजेंद्र जी, उतना लाइव ले लेना, बाकी जो पहले वाली बची हुई है ना उसको बाद में देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। गणपति की वह मूर्ति जिसमें गणपति मूसक पर सवार न होकर सिंह पर सवार है, कहां पर है ये? तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि हेरंब गणपति की जो मूर्ति है ये किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका आज का सेशन जो है उसको हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है वो अपन कल की क्लास के अंदर करेंगे। और आप सभी लोग जो है, नहीं आप एक बार फिर से देखना, मैंने जो बताया है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलिए, तो आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, आज भी आप वापस से आए हैं, क्लास जो है अपनी कंटिन्यू चल रही है, प्रीवियस क्लासेस जो हो रखी हैं वो भी आप देख लेना, भले ही 2x की स्पीड पर देखो पर एक बार उनको देख लेना, ताकि एग्जाम से पहले आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अपनी आंखों के सामने से निकाल लो, और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आपको इतनी ज्यादा हड़बड़ी नहीं होगी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पर लेके हुए चल रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि हमने सारे टॉपिक्स से कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, और जो भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके इस एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। हाँ भवानी जी, आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि बीएसटीसी हो गया, तो एक बार जो है गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल देती है, तो वैकेंसी के अंदर आपको पता ही है आपका सिलेबस जो वो ऑलमोस्ट सेम है। मैंने बीएसटीसी का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मुझे अभी याद आया है, और ये वाला वीडियो जो है वो आप देख लेना कि बीएसटीसी के बाद जो है किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। आपको बीएसटीसी का जो पेपर, जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी उसी के अंदर मैंने बता रखा है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कितने किस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे और आपके ये बीएसटीसी का कोर्स जो है वो कैसे काम आएगा। तो एक बार भवानी जी आप वो वीडियो देख लेना, वरना अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो फिर हम कल वाली क्लास के अंदर और इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। नहीं, क्लासेस जो है वो अभी अपनी कंटिन्यू ही रहेगी, और कल भी शाम को 5 बजे ही होने वाली है, तो कल आपको 5 बजे यहाँ पर उपस्थित रहना है, ठीक है। अब आप सभी से मैं थोड़ी विदा लेना चाहूंगी, और लाइव क्लास अपनी राधिका जी 5 बजे से होती है। गौरव जी, ये क्लासेस जो हैं जयपुर सिखवाल प्लेटफॉर्म से चल रही हैं। ओबीसी से देखो, आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फायदा नहीं है। आप यूं नेगेटिव नहीं जा सकते, आप पॉजिटिव थोड़ा सोचने की कोशिश तो करो। आप यूं देख लिए कि कैटेगरी से मैं इससे हूं, ऐसे जनरल कैटेगरी वाले क्या सोचेंगे, हम तो बीएसटीसी करें ही नहीं, तो ये गलत है, आप ऐसा मत सोचो। चलिए, तो कल की क्लास में मिलते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।